In the following, it is shown that when the condition dx naught by ds bx naught y naught u naught minus dy naught by ds a x naught y naught not equal to 0 is violated. इससे पहले हमने देखा है कि ये जो हमारे पास कंडीशन थी जिसको हम एग्जिस्टेंस है यूनिकनेस का क्राइटेरिया कह रहे थे कि अगर ये वायलेट, आपकी आवाज नहीं आ रही, अगर ये वायलेट हो जाती है ये जो हमने कंडीशन अप्लाई की थी डी एक्स नॉट बाई डी एस बी माइनस डी वाई नॉट बाई डी एस इंटू ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ये अगर वायलेट हो जाती है, वायलेशन का क्या मतलब है कि इसका मतलब ये है कि अगर हम वो जो हमारे पास इनिशियल कर्व है अगर वो इसमें पुट करते हैं तो हमारे पास ये नॉन ज़ीरो नहीं आता बल्कि क्या आ जाता है डी एक्स नॉट बाई डी एस बी एट पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट यू नॉट माइनस डी वाई नॉट बाई डी एस ए एट पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट यू नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो। एस पे कंडीशन है जी कि 0 और 1 के दरमियान हो। अगर यानी ये कंडीशन वायलेट होती है 0 के इक्वल आता है देन फॉर द काशी प्रॉब्लम देयर मे नॉट एग्जिस्ट अ सोल्यूशन और देयर मे एग्जिस्ट इनफाइनाइटली मैनी डिस्टिंक्ट सोल्यूशन। यानी हम ये नहीं कह सकते कि अगर ये कंडीशन वायलेट हो जाए, ये नॉन ज़ीरो हो जाए, ये ज़ीरो हो जाए, यानी नॉन ज़ीरो में तो हम ये कहते हैं कि ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही है, अगर ये नॉन ज़ीरो है तो फिर उस जो काशी प्रॉब्लम है उसका यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। लेकिन अगर ये कंडीशन वायलेट हो जाती है तो हम ये नहीं कह सकते कि उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, बल्कि फिर उसके लिए दो चांसेस हो जाते हैं। या तो ये है कि उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है एग्जिस्ट ही ना करे, या दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि उस प्रॉब्लम के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट कर सकते हैं। यानी फिर दोनों पॉसिबिलिटीज बन जाती है। इन अदर वर्ड्स आइदर देयर इज़ नो एग्जिस्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन और देयर इज़ नो यूनिकनेस। यानी दूसरे लफ्ज़ों में या तो उसका कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, या अगर एग्जिस्ट करता है तो वो यूनिक नहीं होता, यानी दूसरे लफ्ज़ों में इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो कंडीशन है अगर नेसेसरी और सफिशेंट कंडीशन की सेंस में बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो कंडीशन है ये नेसेसरी नहीं है बल्कि सफिशेंट है। नेसेसरी अगर कंडीशन होती तो नेसेसरी कंडीशन का तो मतलब ये होता कि ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही है तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, अगर सेटिस्फाई नहीं हो रही तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, यानी कि या एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। और यानी दूसरे लफ्ज़ों में सॉल्यूशन की एग्जिस्टेंस के लिए ये ज़रूरी है कि ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, अदरवाइज सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। लेकिन इसमें हम क्या कह रहे हैं, इसमें हम कह रहे हैं कि ये क्राइटेरिया है सिर्फ उसको चेक करने का। अगर ये हमारे पास आ जाता है नॉन ज़ीरो आ जाता है तो फिर हम कह सकते हैं कि यूनिक सॉल्यूशन उस प्रॉब्लम का एग्जिस्ट करेगा। अदरवाइज अगर ये सेटिस्फाई नहीं करता क्राइटेरिया तो हम कुछ नहीं कह सकते, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एग्जिस्ट भी कर सकता है या उसके इनफाइनाइटली उसका सॉल्यूशन हो सकता है कि एग्जिस्ट ना करे या उसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हो। ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं उसमें। अब आगे एग्जांपल देखते हैं जी। कंसिडर द इक्वेशन वाई यू एक्स माइनस एक्स यू वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। अच्छा, इसमें एक बात ये नोट करने वाली है, इस एग्जांपल में आप देखें तो अगर हम इस इक्वेशन पे कंसंट्रेट करें और डेफिनेशन रिवाइज करें लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो ये लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है हम जो जनरलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, यानी जो जनरल प्रोसीजर या हम जो उसके डिफरेंट टेक्निक्स पढ़ रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है जिस तरह ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में आपने देखा होगा
कि एक जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो 3-4 मेथड से सॉल्व हो सकती है अगर वो कंडीशंस उसकी सेटिस्फाई करती है। हो सकता है सेपरेबल फॉर्म में, फिर और 2-4 उसके इंटीग्रेटिंग फैक्टर से भी, फिर उसके बाद 1-2 और भी मेथड्स हैं। यानी हो सकता है कि एक ही डिफरेंशियल इक्वेशन 3-4 मेथड से सॉल्व हो जाए अगर वो उसकी वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। तो इसी तरह ये जो लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें अब हम इसका मतलब ये है कि ये जो कोजाई लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की हमने ये सारी थ्योरी पढ़ी है या और कुछ, ये जनरलाइज फॉर्म है उसकी हम जनरल कर रहे हैं उसको लीनियर पे, तो वो लीनियर ही हमने इक्वेशन ले लिया है इधर और इस पे यही थ्योरी अप्लाई करेंगे कोजाई लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की। यानी पहले तो हम इसको लीनियर के मेथड से सॉल्व करेंगे। किस तरह लीनियर के मेथड से सॉल्व करेंगे, वही एक्साई और ईटा लेके कि एक्साई आप सपोज कर लेते हैं एक्स है और ईटा हम किस तरह फाइंड करते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू बी ओवर ए, वो इक्वेशन ले लेते हैं उसको हम आगे सॉल्व करते हैं। तो वो जो सोल्यूशन आता है उसको के इक्वल रख के, तो वो जो एक्स वाई में फंक्शन होता है उसको ईटा सपोज कर लेते हैं। तो उस तरह भी इसका जर्नल सॉल्यूशन निकल आएगा। जर्नल सॉल्यूशन यानी उस तरह फाइंड कर सकते हैं हम जर्नल सॉल्यूशन। अब जर्नल सॉल्यूशन से अब डिफरेंस क्या है इसमें और उसमें, काशी प्रॉब्लम में उधर हम जर्नल सॉल्यूशन फाइंड कर लेते हैं कि ये इसका जर्नल सॉल्यूशन है इन टर्म्स ऑफ अननोन फंक्शन, कि इसका जो सॉल्यूशन है वो एक अननोन फंक्शन की फॉर्म है। इधर हम काशी प्रॉब्लम में क्या ले रहे हैं, काशी प्रॉब्लम में यही इक्वेशन ले रहे हैं। तो जर्नल सॉल्यूशन तो जाहिर बात है वो पिछले मेथड से जो लीनियर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है उसी मेथड से निकल आएगा। फिर आगे काशी प्रॉब्लम में क्या लेते हैं, एक इनिशियल कर्व ले रहे होते हैं। अब जब इनिशियल कर्व लेके इसको सॉल्व करेंगे तो फिर जो इसका सॉल्यूशन निकलेगा, अगर सॉल्यूशन निकल आता है तो वो जो इसका सॉल्यूशन निकलेगा वो इसका पार्टिकुलर सॉल्यूशन होगा। यानी हम वो पार्टिकुलर सॉल्यूशन इसके, उधर जर्नल सॉल्यूशन फाइंड कर रहे थे, अब इधर इनिशियल, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में उसका जर्नल सॉल्यूशन फाइंड कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम उसमें इनिशियल कंडीशंस पुट करते हैं तो हम उसका कोई पार्टिकुलर सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन फाइंड कर लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह हमने ये डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे ली है और इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके इनिशियल कर्व लेके अब हम इसका यूनिक सॉल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करेंगे। इस ये जो प्रॉब्लम हमने लिया है इसमें हम 3 केसेस डिस्कस करेंगे और ये हम देखेंगे कि ये इनिशियल कर्व पे डिपेंड कर रहा है कि कभी हम इनिशियल कर्व ले रहे हैं तो उसका यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है, फिर अगर इनिशियल कर्व चेंज करते हैं तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं एग्जिस्ट करता, अगर हम एक इनिशियल कर्व चेंज करते हैं तो उसके इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस आ जाते हैं। इसका मतलब ये है कि जनरल सॉल्यूशन तो हमने फाइंड कर लिया है इससे पहले लीनियर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की थ्योरी में। इसका मतलब ये है कि आगे इसके जो सॉल्यूशन फर्दर इसका यूनिक सॉल्यूशन या इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस या नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो किस पे डिपेंड कर रहे हैं, उस इनिशियल कर्व पे कि हमने कर्व कौन सी ली है, किस टाइप की कर्व ली है, डिपेंड उस पे कर रहा है कि वो कर्व जो हम चेंज करेंगे फिर उस पे पता चलेगा कि उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा कि नहीं एग्जिस्ट करेगा। Show that there exists initial curve such that when the condition dx naught by ds b minus dy naught by ds a is equal to 0 holds, then the Cauchy problem has no solution or there exists infinitely many distinct solutions। यानी कि हम कोई इनिशियल कर्व एग्जिस्ट करती है, हमने ये शो करना है कि एक इनिशियल कर्व एग्जिस्ट करेगी जिसके लिए इसका सॉल्यूशन नहीं होगा और एक इनिशियल कर्व एग्जिस्ट करेगी जिसके लिए इसके इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। यूनिक सॉल्यूशन के लिए भी हमने ये चेक करेंगे कि यूनिक सॉल्यूशन कब आ रहा है इसका। अब ये प्रॉब्लम लिख लिया y ux minus x uy is equal to 0, it can be easily seen that the characteristic curves are given by x square plus y square is equal to k। ये हम देख सकते हैं कि इसकी जो करैक्टरिस्टिक कर्व है वो किस तरह आ रही है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू के। अब ये हमने करैक्टरिस्टिक कर्व कैसे फाइंड किया है, वही पहले वाली थ्योरी अप्लाई करके डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू बी ओवर ए लेके, तो बी हमारे पास इधर क्या है वो
यू वाई का कोफिशेंट है और वो हमारे पास माइनस एक्स है, और ए हमारे पास क्या है, यू एक्स का कोफिशेंट है, वो वाई के इक्वल है। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू बी ओवर ए लिखेंगे। फिर उसको जब सॉल्व करेंगे सेपरेबल फॉर्म में तो वो हमारे पास ये सोल्यूशन आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू के, जिसको हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक कर्व एंड द जर्नल सोल्यूशन। और इसी का जो जर्नल सोल्यूशन है वो जब हम फाइंड करेंगे वो हमारे पास आ जाएगा यू इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये जर्नल सोल्यूशन कैसे हमने फाइंड किया है, बिल्कुल उसी तरह के एक्साई ईटा हम फाइंड कर लें, एक्साई एक्स ले लें, ईटा हम इसके इक्वल रख लें, तो फिर एक्साई ईटा के फॉर्म में बिल्कुल जो लीनियर फर्स्ट आर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का प्रोसीजर है उसको फॉलो करते हुए हम उसका सोल्यूशन फाइंड कर लेंगे एक्साई ईटा की फॉर्म में। फिर जब उसमें एक्साई और ईटा पुट करेंगे तो जर्नल सोल्यूशन इसका इसके इक्वल आ जाएगा, वेयर एफ इज़ एन आर्बिट्रेरी फंक्शन। तो ये तो हमने जनरल फाइंड कर लिया कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स फाइंड कर ली, फिर उसके बाद उसका जर्नल सॉल्यूशन फाइंड कर लिया हमने। अब हम लेते कंसिडर द फॉलोइंग 3 केसेस। अब हम 3 केसेस डिस्कस करेंगे। कौन से 3 केसेस के इसका यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं, या नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। अब इनिशियल कर्व इज गिवन बाय द पैरामीट्रिक इक्वेशन। एक इनिशियल कर्व हमने ले लिया है, कौन सी, x इक्वल टू एक्स नॉट ऑफ एस इक्वल टू एस, y इज इक्वल टू वाई नॉट ऑफ एस इक्वल टू 0, u इज इक्वल टू यू नॉट ऑफ एस इक्वल टू एस स्क्वायर। ये हमने कर्व ले लिया है, x इक्वल टू एस, वाई इज इक्वल टू 0, u इज इक्वल टू एस स्क्वायर। अब इस इनिशियल कर्व को लेके हम चेक करेंगे कि हम आया कि इसका सोल्यूशन यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नो सोल्यूशन है या इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन है। अब u देखें, u यहाँ पे क्या है जी, u हमारे पास है एस स्क्वायर, और एस स्क्वायर u जो है एस स्क्वायर अगर आप देखें तो s किसके इक्वल है, इधर से अगर आप देखते हैं तो s इक्वल टू एक्स है, तो एस स्क्वायर फिर किसके इक्वल आ गया, एक्स स्क्वायर, और u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू 0। अब u इज इक्वल टू, ये हम इधर से हमें पता चलता है कि ये कर्व क्या रिप्रेजेंट कर रही है। जब कर्व की पैरामीट्रिक इक्वेशन को ओरिजिनल वेरिएबल में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो फिर हमें समझ आती है कि ये कर्व क्या शेप दे रही है। अब अगर इसको देखें हम तो हमारे पास तो 3 कोऑर्डिनेट्स है ना, x, y और u। अब u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है, इसको अगर आप हम रिलेट करते हैं कैलकुलस में, जिस तरह हम 2 डायमेंशन में पढ़ रहे होते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर से, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या होता है कि हम देख रहे होते हैं कि ये एक पैराबोला बन रहा होता है एक्स वाई प्लेन में। इसी तरह u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो है ये क्या होगा, ये एक पैराबोला बन रहा है एक्स यू प्लेन में, y कोऑर्डिनेट उसका 0 हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो इनिशियल कर्व हमें दी गई है, जिस इनिशियल कर्व को लेके हम इसका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे, वो एक्चुअल जो इनिशियल कर्व है ग्राफिकल उसकी रिप्रेजेंटेशन क्या है, ग्राफिकली वो पैराबोला बना रही है एक्स यू प्लेन में। दिस कर्व इज द पैराबोला विच लाइज इन द एक्स यू प्लेन। अब हमने चूँकि ये कंडीशन सेटिस्फाई करो, ये कंडीशन चेक करनी है, तो पहले एक्स नॉट, वाई नॉट और यू नॉट डिसाइड कर लेते हैं। एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स नॉट ऑफ एस। अगर आप देखें यहाँ पे एक्स इक्वल टू एक्स नॉट ऑफ एस, तो एक्स नॉट किसके इक्वल आ गया, एस के, वाई नॉट 0 के, और यू नॉट किसके इक्वल आ गया, एस स्क्वायर के। तो एक्स नॉट एस है तो डी एक्स नॉट बाई डी एस 1 के इक्वल आ गया, वाई नॉट अगर ये 0 है तो डी वाई नॉट बाई डी एस 0 के इक्वल आ गया। और बी में, बी हमारे पास क्या है, माइनस एक्स है, तो जब माइनस एक्स में वो पॉइंट पुट करेंगे तो ये माइनस एक्स नॉट ऑफ एस हो जाएगा, और एक्स नॉट ऑफ एस हमारे पास एस के इक्वल है तो ये माइनस एस आ गया। इसी तरह ए हमारे पास वाई के इक्वल है, तो वाई इक्वल किसके आ जाएगा, वाई नॉट ऑफ एस, और वो 0 के इक्वल आ गया। अब जब ये कंडीशन सेटिस्फाई कर देंगे, डी एक्स नॉट बाई डी एस बी इंटू एक्स नॉट वाई नॉट यू नॉट माइनस डी वाई नॉट बाई डी एस ए एक्स नॉट वाई नॉट यू नॉट, और ये माइनस एस के इक्वल आ गया। अब ये नॉन ज़ीरो हो गया। अब जब ये नॉन ज़ीरो हो जाए तो 10 बाई थ्योरम,
अब यहाँ पे ये चीज़ नोट करने वाली है कि मैंने पूरा ये थ्योरम क्यों इसमें नोट किया है जी, कोट किया है ये पूरा थ्योरम, क्योंकि जब भी आप क्वेश्चन कर रहे हूँ या एग्ज़ाम में पेपर हल कर रहे हूँ तो ये नहीं कह देना कि 10 बाई थ्योरम 1.24 या 1.23, हमें कुछ नहीं पता कि 1.24 थ्योरम क्या कह रहा है, 1.23 थ्योरम क्या कह रहा है। तो जो भी आप थ्योरम या रिज़ल्ट यूज़ कर रहे होते हैं पेपर में, तो वो रिज़ल्ट पहले ऊपर कोट करें कि ये रिज़ल्ट हमें, ये रिज़ल्ट हमारे पास है, वी नो दैट करके, या 10 बाई थ्योरम वी हैव अ थ्योरम, इस तरह करके। तो पूरा आप थ्योरम या वो जो रिज़ल्ट होता है वो कोट करें पहले, और फिर उसके बाद आप नीचे लिखें कि अकॉर्डिंग टू अबव रिज़ल्ट दिस कंडीशन होल्ड या दिस क्राइटेरिया इज सेटिस्फाइड। तो इस तरह इसलिए जब भी हमने थ्योरम की बिल्कुल उसी तरह स्टेटमेंट लिखी है, ताकि जब पेपर को चेक कर रहा हो तो उसको समझ आ रही हो कि आप कौन सा रिज़ल्ट यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, कोई थ्योरम है, कोई लेमा है, जो भी है वो जो यूज़ कर रहे हैं वो कोट करें पहले, फिर उसके बाद नीचे उसी को यूज़ करके तो उसका रिज़ल्ट कर रहे, फिर वो पेपर पढ़ने वाले को समझ आ जाती है कि ये रिज़ल्ट यहाँ पे यूज़ हुआ है। आप ज़्यादातर शॉर्टकट कर लेते हैं कि उधर बस ठीक है जी, रिज़ल्ट नीचे यूज़ कर लिया, यूनिक सॉल्यूशन कर दिया। जब आपने यूनिक सॉल्यूशन कर दिया तो किससे जी, कोई पता नहीं है कि कैसे यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा होता है। तो जब भी आपका पेपर चेक हो रहा होता है या और कुछ, तो वो वहाँ पे यही कंसिडर किया जाता है कि कुछ पता नहीं है, यहाँ के उसको कुछ पता नहीं है कि जो एग्ज़ामिनर चेक कर रहा होता है, ये सपोज कर रहा होता है कि कुछ पता नहीं है जी, आपने ही उसको समझाना है कि क्या क्या कैसे कैसे ये सॉल्व कर रहे हैं। 10 बाई थ्योरम कंसिडर, तो ये थ्योरम मैं कोट कर रहा हूँ जी, कंसिडर द फर्स्ट ऑर्डर कोसाई लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इन द डोमेन ओमेगा इज सबसेट ऑफ आर क्यूब। ये हमने वही थ्योरम लिखा जी, कंसिडर द फर्स्ट ऑर्डर कोसाई लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, हमने कोसाई लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ले लिया, वेयर ए बी एंड सी आर ऑफ क्लास C1 ओमेगा। तो ए बी सी जो होंगे वो उसके फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव कंटिन्यूस होंगे। फिर एक कर्व दिए, गैमा इज इक्वल टू x नॉट ऑफ एस, वाई इज इक्वल टू वाई नॉट ऑफ एस, यू इज इक्वल टू यू नॉट ऑफ एस। जिस तरह ऊपर हमने कर्व हमें गिवन है एक्स नॉट इज इक्वल टू एस स्क्वायर, वाई नॉट जीरो और यू नॉट इज इक्वल टू, सॉरी एक्स नॉट एस है और यू नॉट एस स्क्वायर है, इज एन इनिशियल स्मूथ कर्व इन ओमेगा, एंड डी एक्स नॉट बाई डी एस बी माइनस डी वाई नॉट बाई डी एस ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो। यानी ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाए, then there exists one and only one solution defined in a neighborhood n of the initial curve which satisfies the equation and the initial condition। यानी अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो फिर सिर्फ एक ही सोल्यूशन होगा, या सिर्फ और सिर्फ एक ही सोल्यूशन होगा जो इस इनिशियल कर्व की नेबरहुड में एग्जिस्ट करेगा, और वो इस जो कोसाई लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको भी सेटिस्फाई करेगा, उसकी जो इनिशियल कंडीशन है उसको भी सेटिस्फाई करेगा। तो इस थ्योरम को यूज़ करते हुए हम यहाँ पे लिख देंगे देयर एग्जिस्ट अ यूनिक सॉल्यूशन। 10 बाई थ्योरम लिखा हुआ है, आगे थ्योरम की वो स्टेटमेंट आई हुई है 10 बाई थ्योरम, ये पूरी स्टेटमेंट लिखी गई है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ये मैंने जो लिखा है देयर एग्जिस्ट यूनिक सॉल्यूशन, आप लिख सकते हैं वी हैव अ थ्योरम, और फिर वी हैव अ थ्योरम लिख के फिर उसके बाद नीचे आप लिख दें कि फ्रॉम द अबव थ्योरम देयर एग्जिस्ट अ यूनिक सॉल्यूशन। तो इसका ये यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। इसका ये यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। Indeed, the integral surfaces u is equal to f of x square plus y square are surfaces of revolution about the u axis। ये जो हमारे पास होता है, ये आपने देखा होगा कि जो अब टू डायमेंशन में अगर आप देखें, सपोज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है पैराबोला है।
जी indeed the integral surfaces u is equal to f of x square plus y square are surfaces of revolution about the u axis। यानी हकीकत में ये जो जर्नल सॉल्यूशन है, अगर हम इसका ग्राफिकल व्यू देखें या ग्राफिकली इसको चेक करें तो ये क्या चीज़ है जी, ये सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन है। अब सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन कैलकुलस में शायद आपने पढ़ा होगा कि अब आप सबसे पहले तो ये है कि सरफेस हमने डिसाइड देखें कि सरफेस हमारे पास क्या होती है। तो सरफेस हमारे पास क्या होती है कि सरफेस जो है वो 3 डायमेंशन में हम कोई भी जब हम कोई भी ले रहे होते हैं पॉइंट्स, नंबर ऑफ पॉइंट्स, उनकी जो कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है वो सरफेस जनरेट करती है। अब सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन क्या क्या कहलाती है कि सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन का मतलब ये है कि हम क्या करते हैं कि वो जो हमारे पास कर्व होती है, एक कोई कर्व दी होती है, उस कर्व को किसी पार्टिकुलर एक्सिस के अबाउट हम उसको रोटेट करवाते हैं। तो वो जो रोटेट करवाते हैं किसी कर्व को, तो वो जो हमारे पास सरफेस जनरेट करती है उसको हम कहते हैं सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन। अब वो कर्व किस फॉर्म में होती है, सपोज अगर पैराबोला हो तो पैराबोला हम लेके तो उसको अगर मैं सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ कि पैराबोला अगर हम एक प्लेन में करते हैं, सपोज उसकी पैराबोला एक जनरेट करते हैं, प्लॉट करते हैं एक प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में। अब आप इमेजिन कर सकते हैं जो पैराबोला हम बना रहे हैं, तो वो पैराबोला उसकी डिफरेंट अगर हम कॉपीज़ ले लेते हैं और कॉपीज़ हम उसकी बैकवर्ड भी उसको एक्सटेंड करते हैं, फॉरवर्ड भी एक्सटेंड करते हैं, तो वो एक आप अगर आप इमेजिन करें तो एक पैराबोलिक शीट बन जाएगी, एक पैराबोलिक वो शीट सी बन जाएगी पैराबोला की। तो वो ये जो होती है ये सरफेस इस तरह की एक हमने, इसका मतलब ये है कि ये हमने पैराबोला को लेके उसकी डिफरेंट कॉपीज़ लेके तो वो सारी कॉपीज़ आपस में कनेक्ट करते गए तो वो सारी एक शीट सी बना दिया उसने, पैराबोलिक शीट। तो इसी तरह हमारे पास सपोज कोई सर्कल है। अब जो सर्कल है उस सर्कल को एक्स वाई प्लेन में एक सर्कल आ रहा है। अब उस सर्कल को अगर हम इस तरह आप इमेजिन करें कि वाई एक्स और वाई दोनों एक्सिस हैं और वाई एक्सिस के ऊपर वो चढ़ा दे, वो सर्कल ले अब उसको अपवर्ड और डाउनवर्ड अगर एक्सटेंड करते हैं तो वो पूरा एक सिलेंडर की फॉर्म में बन जाता है। तो इस तरह वो उससे हमने सरफेस बना लिया है। इसी तरह जो सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन है, ये सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन भी हम देख रहे होते हैं। जिस तरह आपने ये जब सरफेस में को डिस्कस करते हैं तो आप देखते हैं जी कि हाइपरबोलाइड ऑफ वन शीट या एलिप्टिक पैराबोलाइड या पैराबोलिक एलिप्साइड या एलिप्टिक पैराबोलाइड, ये सारी जो शेप्स हैं ये इसमें, यानी कि एलिप्टिक पैराबोलाइड का मतलब ये होगा एलिप्स भी बन रही है और बाकी उसमें फिर वो पैराबोला की फॉर्म में हम उसको कोई रिवॉल्व करवा रहे हैं या उससे हम जो सरफेस जनरेट कर रहे हैं उसको हम कह रहे हैं एलिप्टिक पैराबोलाइड। तो u is equal to f of x square plus y square और सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन अबाउट द u एक्सिस। ये हमारे पास जो है वो सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन है u एक्सिस के अबाउट। अब सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन हम कैसे डिस्कस कर रहे हैं, देख रहे हैं इसको कि किस टाइप की सरफेस होगी। अब आप देखें कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहाँ पे अगर सम कांस्टेंट कोई लिख दें, हमेशा जो एफ फंक्शन के अंदर होता है उसको को कांस्टेंट के इक्वल रख देते हैं। अगर हम उसको कुछ कांस्टेंट के इक्वल कह दें तो कांस्टेंट की वैल्यू 1 ले, 2 ले, 3 ले, तो बेसिकली अगर आप देखें तो ये क्या बन रहा है, ये हमारे पास बन रहा है सर्कल, यानी सर्कल जिसका रेडियस 1 हो सकता है, रेडियस 2 हो सकता है, रेडियस 3 हो सकता है। तो ये सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन अगर हम इसको इमेजिन करें, आप इसको इमेजिन करें तो ये सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन क्या बन रही होगी अबाउट यू एक्सिस। कि आप देखें कि यू एक्सिस एक ले लें
उसके ऊपर एक सर्कल सा बना दें। सर्कल उसके ऊपर कैसे बना दें कि सपोज आप यानी कि एक रॉड लें जो हम सपोज करें कि ये यू डायरेक्शन में, उसके ऊपर एक किसी सर्कल आप बना लें फिक्स, किसी रेडियस 1 का पहले बना लें, फिर उस सर्कल को आप उसका रेडियस इंक्रीज करते जाएं, यानी उसका रेडियस इंक्रीज करते जाएं और एक्सटेंड करते जाएं एक डायरेक्शन में, तो फिर वो जो सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन बनेगी वो इस बेसिकली इस इक्वेशन को इससे बनेगी u इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। The condition that such a surface contains x1 x equal to x naught of s, y is equal to y naught 0 और u is equal to u 0। कंडीशन क्या है कि ये जो सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन है ये इस इनिशियल कर्व को कंटेन कब करेगी, या ये जो इनिशियल कर्व है, इनिशियल कर्व हमने जो देखी आगे क्या बन रही है कि पैराबोला इन एक्स यू प्लेन में इस पैराबोला को वो एक्स यू प्लेन में कंटेन कब करेगी ये सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन। ये कंडीशन जब लिखेंगे u इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जब इनिशियल कर्व इसको सेटिस्फाई करेगी, तो जब इस इनिशियल कर्व को सेटिस्फाई करेगी u नॉट इक्वल लिख दें एफ ऑफ एक्स नॉट स्क्वायर प्लस वाई नॉट स्क्वायर, यानी इनिशियल कंडीशन हम ले रहे हैं तो u नॉट हमारे पास एस स्क्वायर है, एफ ऑफ एस स्क्वायर प्लस 0 तो एस स्क्वायर इज इक्वल टू एफ ऑफ एस स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि आप देखें जो चीज़ यहाँ पे हम लिख रहे हैं उसी का इमेज वही चीज़ आ रही है। इसका मतलब ये है कि एफ ऑफ टी इज इक्वल टू टी के इक्वल, ये एक कंडीशन है, ये कंडीशन है जिस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए ये जो इनिशियल कर्व है ये उस पे इनिशियल कर्व उस पे सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन पे लाई करेगी। तो एफ ऑफ टी इज इक्वल टू टी का मतलब यह है कि जो भी डोमेन के अंदर चीज़ है वही उसका इमेज बन रहा है आगे। तो अब अगर आप देखें तो डोमेन के अंदर क्या है एक्स एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके इक्वल फिर आ जाएगा, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के, क्योंकि जो ही डोमेन के अंदर है वही आगे रेंज में आ रहा है। तो विच लीड्स टू द यूनिक सोल्यूशन, तो इसका यूनिक सोल्यूशन क्या आएगा, u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी इसका इस इनिशियल कर्व के करस्पॉन्ड इसका जो सोल्यूशन है वो यूनिक सोल्यूशन ये एग्जिस्ट कर रहा है, u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दिस सरफेस इज अ सर्कुलर पैराबोलाइड। अब सर्कुलर पैराबोलाइड इसका नाम हम कैसे डिसाइड कर रहे हैं कि ये नाम है इसका सर्कुलर पैराबोलाइड। सर्कुलर पैराबोलाइड हम इसको कैसे कह रहे हैं, हम इसको इस वजह से कह रहे हैं सर्कुलर पैराबोलाइड, इस वजह से हम इसको कह रहे हैं क्योंकि आप देखें कि पहले इस पार्ट को हम देखें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जिस तरह मैंने पहले आपको बताया है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो भी होगा वो कोई 1 के इक्वल रख दें, कोई कांस्टेंट के इक्वल पहले रख दें, कोई 1 हो गया 2 हो गया या 3, बेसिकली ये क्या बन रहा है सर्कल ही बन रहा है ना कोई किसी भी रेडियस का। तो यहाँ से इसका नाम क्या ले लिया हमने, सर्कुलर। अब पैराबोलाइड कैसे है, अब देखें कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को इस फॉर्म में बन रहा है, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की फॉर्म में, यानी कि सम स्क्वायर आ रहा है इनका, तो वो अगर वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को हम गौर करें तो 2 डायमेंशन में ये क्या आ रहा होता है हमारे पास, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वो एक पैराबोला होता है। तो इसलिए इस चीज़ को देखते हुए हम इसका नाम क्या दे रहे हैं, सर्कुलर पैराबोलाइड, कि ये हमारे पास इसका यूनिक सोल्यूशन आ रहा है। और ये जो यूनिक सोल्यूशन है हमें पता है कि जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन होता है वो सरफेस होती है, और वो जो सरफेस हम जनरेट कर रहे हैं वो बेसिकली जो सरफेस बन रही है वो कौन सी बन रही है, एक सर्कुलर पैराबोलाइड बन रहा है।